जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के दिव्यास्त्र मार्क 3 का सफल उड़ान परीक्षण। 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा था कि ब्रह्मोस से हमको हो गया है बहुत नुकसान, कृपया करके अब रुक जाइए। भारत का P-75I प्रोग्राम CCS के फाइनल अप्रूवल के करीब। और आर्मेनियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में ऑपरेशनल हुआ भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। भारत की नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म जिसका नाम है होवरिट, तो इन्होंने अपने दिव्यास्त्र मार्क 3 के सफलतापूर्वक पहले फ्लाइट ट्रायल्स को कंप्लीट किया है। और जो दिव्यास्त्र मार्क 3 है वो भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया एक नेक्स्ट जनरेशन का जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है। और खास बात यह भी है कि दिव्यास्त्र मार्क 3 को पावर देने के लिए जिस जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया तो वो जेट इंजन भी स्वदेशी है, जिसे बनाया है भारत की डीजी प्रोपल्शन ने। यानी कि कोई भी विदेशी जेट इंजन नहीं, कोई भी विदेशी क्रिटिकल सब सिस्टम नहीं, बल्कि स्वदेशी एयरफ्रेम, स्वदेशी जेट इंजन, स्वदेशी ऑटोनॉमी, स्वदेशी फायर पावर। और होवरिट का कहना है कि ये है आत्मनिर्भर भारत इन एक्शन। और भारत ने इसके माध्यम से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि भारत खुद से ही पूरी तरह से एक जेट पावर्ड प्रिसिशन स्ट्राइक सिस्टम को विकसित करने में सक्षम है। और इस प्लेटफॉर्म की जो डेवलपमेंट टाइमलाइन है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है, क्योंकि ये प्रोग्राम शुरू होने से लेकर अपनी पहली उड़ान तक इसने सब कुछ एक साल के अंदर किया है। बाकी दिव्यास्त्र मार्क 3 की रेंज कितनी है, स्पीड कितनी है, एंड्योरेंस कितना है, इसकी वॉरहेड के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, तो वो अभी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बाकी रही बात इसके पहले वाले वर्जन्स की, जैसे कि दिव्यास्त्र मार्क 1, तो उसके जो स्पेसिफिकेशंस होवरिट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किए गए उसके मुताबिक उसका फ्लाइट टाइम 5 आवर्स का है, ऑपरेशन रेंज 500 किलोमीटर्स तक है, ये 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को अचीव कर सकता है, फुली ऑटोनॉमस ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकता है, AIO स्वाम कैपेबिलिटीज़ हैं, ISR कैपेबिलिटीज़ भी हैं, और 15 किलोग्राम तक की उसमें पेलोड कैपेसिटी है। जबकि दिव्यास्त्र का फिर जो मार्क 2 वाला वर्जन है उसमें जो फ्लाइट टाइम है वो 8 से 12 घंटे तक बढ़ाया गया है, ऑपरेशन रेंज और बढ़ाई गई है 1500 से 2000 किलोमीटर्स तक, और मार्क 1 के कंपैरिजन में पेलोड कैपेसिटी भी काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ी है, जो कि है 50 से 100 किलोग्राम। तो इसलिए पहले दो वर्जन्स के हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिव्यास्त्र मार्क 3 की जो ऑपरेशन रेंज होगी वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने डिफेंस फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पर्सनल के लिए 78 गैलेंट्री अवार्ड्स को अप्रूव किया था, जिनमें 9 कीर्ति चक्र, 1/2 शौर्य चक्र, 19 शौर्य चक्र, 5/2 सेना मेडल्स गैलेंट्री, 36 सेना मेडल्स गैलेंट्री, 3 नौसेना मेडल गैलेंट्री और 5 वायु सेना मेडल्स गैलेंट्री भी शामिल थे। और इनमें से एक गैलेंट्री अवार्ड हमारे K9 वॉरियर टाइसन के लिए भी था, जो कि 2 पैरा SF के साथ अटैच था, और इसने ऑपरेशन रक्षक के हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान बहादुरी और असाधारण साहस का परिचय दिया था। और राष्ट्रपति ने जो 89 मेंशन एंड डिस्पैचेस अप्रूव किए हैं तो उनमें से एक टाइसन के नाम है। यानी कि मेंशन एंड डिस्पैचेस के लिए अप्रूव किए गए नामों में टाइसन उसमें एकमात्र एनिमल हीरो है, जिसने ऑपरेशन 83-1 के दौरान आतंकी हाइडआउट को ढूंढा था और पैर पर गोली लगने के बावजूद उसने आतंकी की तरफ हमला जारी रखा, और जिससे हमारे ट्रूप्स को आतंकी की प्रेजेंस के बारे में कंफर्मेशन मिला। और टाइसन की मदद के साथ ही जो हमारी फोर्सेस हैं वो 3 पाकिस्तानी आतंकियों को प्रिसाइसली न्यूट्रलाइज करने में सक्षम रही थी। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम है, जो कि काफ़ी लंबे समय से डिले चल रहा है, तो अब वो आने वाले कुछ दिनों में मूवमेंट देख सकता है, क्योंकि ये जो प्रपोजल है आखिरकार फाइनल अप्रूवल के लिए CCS के पास जाने की उम्मीद है। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले एक रिपोर्ट और आई थी इसी प्रोग्राम को लेकर, जिसमें कहा गया था कि ये प्रोग्राम अपने फाइनल फेज में है और सितंबर तक इसको अंतिम रूप दिए जाने की पूरी उम्मीद है। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो फिर 2032-33 तक पहली सबमरीन भारत को मिलेगी। बाकी ये सबमरीन्स जर्मन फर्म थाइसन करब मरीन सिस्टम की पार्टनरशिप के साथ मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत में ही बनाएगी। और इस प्रोग्राम के तहत टोटल 6 कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स बन रही हैं, जो कि AIP टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगी। बाकी इसके अलावा जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कवरी की तरफ से एक बहुत ही स्पेशल डॉक्यू सीरीज रिलीज कर दी गई है, और जिसके पहले 2 एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। और इसी से ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कुछ और ऐसी जानकारियाँ सामने आई हैं जो कि इससे पहले सामने नहीं आई थी। जैसे कि इसी डॉक्यू सीरीज में ऑपरेशन सिंदूर के समय DGMO रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की तरफ से बताया गया कि जब 10 मई को पाकिस्तानी DGMO ने भारतीय DGMO को कॉल किया था भारत की ज़बरदस्त स्ट्राइक के बाद, तो पाकिस्तानी DGMO का ये कहना था कि सर, हम पर इतने सारे ब्रह्मोस को दाग कर आप जरूर सेटिस्फाइड हो गए होंगे, काफ़ी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए आप कृपया करके रुक जाइए। और ये थी पाकिस्तानी DGMO की सीज फायर की रिक्वेस्ट, जो कि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा विंग ISPR अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से छुपाने का प्रयास कर रही थी। इसी सीरीज से ये भी सामने आया है कि जब 9 मई को US के वाइस प्रेसिडेंट ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया था और ये कहा था कि हमको एक जानकारी मिली है कि पाकिस्तान आज रात भारत पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है।
तब भारतीय प्रधानमंत्री का जवाब था कि आप उनको कह देना कि हमारा जो जवाब होगा वो 3 गुना बड़ा होगा। पाकिस्तान की तरफ से गोली आएगी, हमारी तरफ से गोला जाएगा। और भारतीय सेना पाकिस्तान के 1 शॉट का जवाब हमारे यहाँ से 5 शॉट से दे रही थी। और इसी डॉक्यू सीरीज में एनएसए श्री अजीत डोभाल ने भी बताया कि कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज अलाइव, तो उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि ये जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है ये तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि आखिरी आतंकी एलिमिनेट नहीं हो जाता है। और एनएसए का कहना था कि एक बार जब कोई चीज़ शुरू हो जाती है तो हम देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और इसकी फिर कोई सीमा नहीं होती है और हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ते हैं। और हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करेंगे कि डिस्कवरी पर ये जो डॉक्यू सीरीज आई है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर, तो इसको आप जरूर से देखिए। और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठा रहे थे, भारत की फोर्सेस पर डाउट कर रहे थे, तो उन्हें तो ये सीरीज नहीं देखनी चाहिए क्योंकि उनको सदमा भी लग सकता है। आज रविवार को यूक्रेन ने रशिया पर कई हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स की मदद से एक हमला किया है जिसमें करीब 6 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट है और इस कॉन्फ्लिक्ट में से यूक्रेन के वन ऑफ द लार्जेस्ट एरियल अटैक के तौर पर बताया जा रहा है। जबकि रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के करीब 822 ड्रोन्स को ओवरनाइट डिस्ट्रॉय किया है और लगभग 600 ड्रोन्स को रशियन कैपिटल की तरफ आते हुए डिटेक्ट किया गया था। बाकी रशिया के साउथ वेस्टर्न रोस्टोव रीजन में ड्रोन से 3 टाउन्स को टारगेट किया गया था जिसमें 5 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट्स हैं और लगभग 150 से अधिक ड्रोन्स ने कई सारे घरों को और रेलवे स्टेशन को डैमेज किया है और उसे जंगल में आग भी लगी है। बाकी एक अपडेट यह है कि भारतीय सेना प्रमुख अपने नेपाल के ऑफिशियल विजिट के लिए रवाना हो चुके हैं और उनकी ये विजिट 19 अगस्त तक रहेगी जिसका उद्देश्य होगा भारत और नेपाल के मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज को और मजबूत करना। शुक्रवार को सस्पेक्टेड आतंकियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में असम राइफल्स के कैंप पर हमला किया गया था। हालांकि अच्छी बात यह कि इस हमले में कोई इंजरी या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। बाकी आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो फायर एक्सचेंज है वो लगभग 20 मिनट तक चला था और ये जो हमला है ये सुबह करीब 3:15 पर हुआ और इस गन बैटल के बाद जो आतंकी हैं वो घने जंगल में भाग गए थे। बाकी इस एरिया पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और सर्विलेंस को और मजबूत किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत का जो आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो आर्मीनिया के आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में अब ऑपरेशनल हो चुका है और आर्मीनिया की सर्विस में आकाश सिस्टम का नाम है लूसन। और आपको बता दें कि आर्मीनिया ही आकाश सिस्टम का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर भी है। वही आकाश सिस्टम जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने में। बाकी जो आर्मीनिया है वो आकाश के NG वाली वेरिएंट को भी खरीदने पर विचार कर रहा है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1993 में 4 असम राइफल्स के राइफलमैन के सिंह और 1994 में 1 असम राइफल्स के राइफलमैन मेघ बहादुर खड़का ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि रुस्तम UAV ने अपनी पहली उड़ान कौन से वर्ष में कंडक्ट करी थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।